अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम क्लास 8 की मैथ को, यूनिट नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। और आज हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे डेफिनेशन, फैक्टर्स हम किसको बोलते हैं। तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन, देन दीज टू और मोर एक्सप्रेशन आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसमें मतलब ये प्रोडक्ट जहाँ लफ्ज़ आए तो मल्टीप्लिकेशन बात होगी। सबसे पहले बात तो ये, अब कह रहे हैं कि किसी भी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो बेसिकली इक्वल होती है जो आपने गिवन एक्सप्रेशन दी होती है उसके। अब वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ वो कैसे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक नंबर है 24, तो ये एक नंबर है, इसमें कोई हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं ले रहे। तो एक नंबर है सिंपल 24, उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये उसके फैक्टर्स हैं, 8 टोटल इसके फैक्टर्स होते हैं और डिफरेंट तरीके से हम इसको मालूम करते हैं। ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। फैक्टराइजेशन हम किसको बोलते हैं, TION आ रहा है तो इसका मतलब ये एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। एक एक्सप्रेशन दी गई हो उसके हम फैक्टर्स मालूम करें तो उसको हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखती हूँ और उसको आप इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए इसको देखिएगा। KA प्लस KB प्लस KC, ये एक एक्सप्रेशन है और जो K है वो बेसिकली आपका नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ठीक है। अब ये एक एक्सप्रेशन है और इसको हम इक्वल करते हैं और इनमें से कॉमन क्या, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे KA प्लस B प्लस C, ये दो इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू दी गिवन एक्सप्रेशन। ये जो है ये इक्वल है बेसिकली इस एक्सप्रेशन के, तो हम इसको बोलते हैं और कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। तो ये बेसिकली क्या है, ये दीज ऑल दी फैक्टर्स, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं तो और चीज़ें आपसे मज़ीद क्लियर होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर A है, यहाँ इसको क्वेश्चन नंबर 1 भी कह सकते हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन हैं टोटल आई गेस 12 क्वेश्चन हैं, तो उसके आपने फैक्टर्स मालूम करने हैं। डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन हैं, तो आप देखिएगा कैसे होगा। 4x प्लस 8z, ये एक एक्सप्रेशन है, इसके हमें फैक्टर्स मालूम करने हैं। अब ये कैसे मालूम करेंगे, देखें ये एक नंबर है या आप एक कह लें कि एक टर्म है और एक टर्म ये है। अब 4x और 8z, इन दोनों में क्या कॉमन है, आपने दो चीज़ों में कॉमन देखना है। एक तो कोएफिशिएंट में देखना है और एक जो वेरिएबल है x हो z हो y हो जो भी हो उसमें देखना है। तो इसमें जो कोएफिशिएंट कॉमन है तो वो तो 4 कॉमन है, मतलब फर्स्ट टर्म में 4 है तो सेकंड में भी 4 मौजूद है फैक्टर, ठीक है। और बाकी कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है तो 4 हमने निकाल लिया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, इसमें और उसमें क्या कॉमन है, 4 कॉमन है तो 4 4 का ख़त्म हो जाए, बाकी बचेगा x और प्लस 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम आएगी, 2 बचेगा और z भी बचेगा। तो अब 4x के दो ये फैक्टर्स निकले, 4x प्लस 8z बेसिकली इक्वल टू 4x प्लस 2z, ये इसका फैक्टर है और ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से सही होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5x प्लस 10y प्लस 30z। अब ये जो है इसमें 3 टर्म्स हैं और अब आप इन तीनों में कॉमन देखें तो अगर कोएफिशिएंट में कॉमन देखें तो 5 जो है वो कॉमन है, क्योंकि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, ठीक है। अब आप करेंगे और बाकी जो वेरिएबल में अगर हम देखें तो वेरिएबल में कोई कॉमन नहीं है, मतलब जो नंबर अल्फ़ाबेट उसमें कोई कॉमन नहीं है। तो 5 की टेबल 5 मतलब 1 आएगा, यहाँ पे आप कंसिडर करें 1 लिखते नहीं लेकिन आप बस कंसिडर करें। बाकी बचेगा x, 5 की टेबल 10 पे 2 टाइम तो ये हो जाएगा 2y और 5 की टेबल 30 पे 6 टाइम, 5 6 30 तो ये हो जाएगा 6z। ये इसका जी आंसर है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। इसमें भी आप देखें तो अब इसमें जो है कोएफिशिएंट तो 2 कॉमन है, लेकिन वेरिएबल भी कॉमन है, विच इज़ एक्स। एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये सॉरी यहाँ पे आएगा 2x हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी क्या बचा, यहाँ पे 2x है, 2x तो सेम ही है, तो 1 कॉमन आएगा। माइनस 2 2 ज़ा 4, तो मतलब 2 कॉमन। x एक है, x इधर भी एक है, तो ये ख़त्म हो जाएगी। बाकी बचेगा y। ख़त्म इस सेंस की यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 हम कंसिडर नहीं करते, तो इसलिए 2y ही लिखूँगी मैं। और प्लस और 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 4z आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, तो 4z आ जाएगा। ये इसका जी आंसर आ गया। अच्छा, बुक में मेरे ख्याल में यहाँ पे बुक में जो आंसर है वहाँ पे 4z मौजूद है, लेकिन इसका 2 आएगा क्योंकि 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखें। अब इसमें देखें कि अगर अब हम उसमें आ जाएं, कोएफिशिएंट में आ जाएं, ये नंबर जो है बेसिकली कोएफिशिएंट होता है, तो 2 कॉमन है। और वेरिएबल्स में आ जाएं तो a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे a 4 है, तो a स्क्वायर कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, और a स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है। अब a क्यूब कॉमन नहीं है, a क्यूब यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। वो हमें निकालना होता है जो तीनों में मौजूद हो। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 2 5 ज़ा 10, a स्क्वायर चला गया, बाकी सिंगल a बचेगा, माइनस 2 10 ज़ा 20 और a स्क्वायर। तो ये जी इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में कोई भी जो है आपका कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, कोई भी किसी का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई कोएफिशिएंट तो कॉमन निकलेगा ही नहीं। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल की तरफ। यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल a है, यहाँ पे भी a स्क्वायर है, तो ये और ये तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a सिंगल है, तो यहाँ पे सिंपल a सिंगल आपका कॉमन तीनों में निकलेगा। यहाँ पे b सिंगल है, यहाँ पे b स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंगल b है, तो ये सिर्फ हम सिंगल b ही निकालेंगे, मतलब तीनों आपने राज़ी करना होता है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3a, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 7b, और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे बचेगा 8ab। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा 8ab। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये आपका होगा। अब इसमें देखें, ये वाला देखें तो इसको अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब अगर हम इसमें कोएफिशिएंट में देखें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है, तो ये 6 जो है वो इनका फैक्टर है जो तीनों में आ रहा है, तो 6 तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे सिंगल है, तो a सिंगल जी आपका निकलेगा कॉमन। यहाँ पे b सिंगल है, यहाँ पे b सिंगल है, यहाँ पे b सिंगल है, तो b भी कॉमन निकलेगा। यहाँ पे सिंगल c है, यहाँ पे स्क्वायर में है, और यहाँ पे b स्क्वायर, तो सिंगल c निकलेगा। ये आपका कॉमन निकल गया। बाकी यहाँ पे आपका क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा a प्लस यहाँ पे बचेगा जी 2c माइनस, और यहाँ पे बचेगा 6 6 ज़ा 36, तो 6c। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये बचेगा। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन गलत ले, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा इधर। ठीक है, तो फिर भी यहाँ तो हमने सही किया है, लेकिन यहाँ पे आपका आ जाएगा b। ठीक है, और ये हो जाएगा -6c। तो ये जिसके फैक्टर्स निकले हैं। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट में आता है, और जो पीछे भी किए वो तो आते हैं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अभी रिसेंटली शायद किसी GST PST की टेस्ट में आ चुका है। अब इसमें 4 हैं, तो आप क्या करोगे, इनमें कॉमन निकालोगे और इसमें कॉमन, दो में आप कॉमन निकालोगे, दो के। तो इसमें क्या, अगर वेरिएबल कोएफिशिएंट में देखें तो 5 कॉमन निकला, लेकिन वेरिएबल में कोई कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 ही निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा x + 2y। ठीक है, फिर आप ये वाली प्लस दोगे। अब इनमें कॉमन क्या निकला, 3z कॉमन है, और बाकी क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x + 3 2 ज़ा 6, तो ये 2 और
वाई। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे आप दो दो करके निकालो तो यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाती है कि ये यहाँ पे जो ब्रैकेट है और यहाँ पे ब्रैकेट इट शुड बी सेम, ये सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आई तो इसका मतलब आपने ऊपर कोई गड़बड़ी की है, कोई कॉमन आपने सही नहीं निकाला। ये ब्रैकेट सेम आ गई, दैट्स मीन आपने बिल्कुल सही काम किया है। अब आप क्या करोगे, ये अब इसकी दो ब्रैकेट्स बनेंगी। कैसे? ये 5 + 3z एक ब्रैकेट में आएगा और दूसरी ब्रैकेट में ये 2 हैं तो एक बार आप करके लिखोगे x + 2y। ये तो बेसिकली ये आपका आंसर है। ये जो है फैक्टर्स हैं इसके। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब इनमें कॉमन निकालें तो इनमें जो कॉमन है a कॉमन है, b कॉमन है इन दोनों में, लेकिन c कॉमन नहीं है तो बाकी ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे c - d बचेगा, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो यहाँ पे क्या हुआ c और प्लस माइनस माइनस और बाकी क्या बचेगा d। तो ये दोनों सेम हो गई, दैट्स मीन ऊपर मैंने सही किया है। अब दो ब्रैकेट बनेगी a b + x और दूसरी ब्रैकेट में c - d। ये आंसर है। इसमें आ जाएं, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन जी x है सिंपली, बाकी क्या बचेगा x + 5। इसमें कॉमन है 6 कॉमन है और y कॉमन है तो बाकी बचेगा यहाँ पे x और 6 प्लस आ जाएगा, 6 × 5 = 30 और y का नहीं y क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बार यहाँ निकाला है ही एक बार, तो x + 5 तो ये सेम आ गए, दैट्स मीन सही किया। अब आया x + 6y एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट में x + 5। ठीक है, इसको देखें, यहाँ पे भी इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में कॉमन, तो 7y कॉमन निकला, बाकी क्या बचेगा x + 7 × 2 = 12 2z और यहाँ पे माइनस और इन दोनों में कॉमन निकलेगा 5a तो बाकी बचेगा यहाँ पे x माइनस माइनस प्लस और 5 × 2 = 10 और 2z 7y - 5a एक ब्रैकेट और दूसरी ब्रैकेट में x + 2z। ये जी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिखा ही नहीं है, चलो लिख लेते हैं हम। अब हम इसमें कॉमन निकालें। इसमें कॉमन है जी 3, सिर्फ 3, बाकी क्या बचेगा यहाँ पे x² + 2y²। इसमें कॉमन है जी 6 कॉमन है ही है और z कॉमन है तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पे x² + 2y², z तो हमने निकाल लिया है 2y²। इसमें थोड़ा सा आपने तवज्जो के साथ काम करना है। दो ब्रैकेट्स बनाएंगे 3 + 6z और दूसरी तरफ बनाएंगे हम x² + 2y²। ये जिसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अगेन दो ब्रैकेट्स, तो x कॉमन है, x - 7y और इन दोनों में जो कॉमन है वो है z तो यहाँ पे बचेगा x + माइनस और 7y सेम आ गए तो दैट्स मीन सही है प्रोसेस। x - z और x - 7y ये जी फैक्टर्स हैं इसके। कोई भी सवाल हो समझ नहीं आया, मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से जितना इजी हो सके समझाऊँ। ये चीज़ें प्रैक्टिस से सही होंगी, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे या आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा समझा दूँगी, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा, अगर नहीं आया तो भी आप अपने राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।